Hello everyone, all attendees and all the people who are watching on YouTube. So, welcome to our webinar, discovering like new opportunities after B.Ed and C.Tech. So, today we have Lokesh sir with us. So, Lokesh, let me tell something about Lokesh sir. So, Lokesh sir is like very reputed academic instructor for science and EVS at Grade Up. Like उसका स्पेशलाइजेशन है सीटेट और टेट एग्जाम्स में. ही इज वेरी गुड एक्सपर्ट एट साइंस एंड उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ साइंस किया एंड आफ्टर दैट उसने अड्डा 24/7 के साथ भी काम किया एंड ही हैज लाइक lakhs of students and I'm one among them. I'm so happy for that, sir, because I follow you and recently I qualified for CTET. Thank you so much for that. So I want to share like for everyone with your knowledge. एंड नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज सर का वीडियोस बहुत सारे हैं यूट्यूब में एंड पूरा मिलके बहुत सारे मिलियंस ऑफ व्यूज है. सो इफ यू वांट सो विल जस्ट गिव लिंक ऑफ लोकेश सर, सो प्लीज फॉलो सर इफ यू वांट टू क्रैक साइंस पार्ट इन ईवी. ठीक है. Thank you so much for your kind words that you have spoken here. तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. और जैसा कि अलख्या ने बोला कि मिलियंस में व्यूज़ हैं, वो तो है ही, साथ में ढेर सारा आप लोगों का प्यार भी है जो कि आगे बढ़ाता है रेगुलरली. यस सर. सो वैसे ही कंटिन्यू करने से ना मैं आपकी जर्नी थोड़ी जाननी चाहती हूँ सर. बिल्कुल. अगर मैं स्टार्टिंग करूं तो मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की फ़िज़िक्स में. मुझे लगा कि माय फादर इज़ अ टीचर, तो जब मैं उन्हें देखता था पढ़ाते हुए तो कहीं ना कहीं लगता था कि इस प्रोफेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अच्छा कर सकते हैं. वो अपनी जो पूरी गली होती थी हमारी, उसमें जो भी लोग होते थे, चाहे वो गरीब से गरीब तबके के लोग आ रहे हैं, चाहे वो अमीर है, मतलब उनके पास हर कोई पढ़ने आता था. और उनकी फ़ीस बहुत बहुत कम थी. इवन एट अगर कोई इतना भी नहीं था कि कोई पे कर सके तो उनको भी वो फ्री में पढ़ाते थे. तो ये सब चीज़ मुझे लगी कि टीचिंग इज़ समथिंग जो समाज को बदल रही है बहुत ग्राउंड लेवल से. मान के चलिए कोई बहुत गरीब है और वो पढ़ने में अच्छा है, आई डेफिनेटली से कि वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर लेगा, एनीथिंग, मतलब वो कुछ ना कुछ अचीव जरूर कर लेगा. व्हाट आई बिलीव इज दैट. तो इसी बिलीव के साथ मैंने आफ्टर एमएससी इट वाज वेरी वेरी क्लियर टू मी कि मुझे टीचर बनना है. अब टीचर बनने के साथ में आई वॉज लुकिंग फॉर मनी एज वेल, बिकॉज दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं. आपको लाइफ में अगर कुछ अचीव करना हो तो थोड़ा आपको फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होना पड़ता है, सो दैट यू कैन टेक योर डिसीजंस. तो उसके लिए भी मैंने अड्डा 247 से अपनी जर्नी स्टार्ट की. उसके बाद मैं ग्रेड अप आया. ग्रेड अप में आने के बाद उसी के साथ में मैंने बीएड और डीएलएड के कोर्स भी मैंने पहले कर चुका था अपने पूरे. तब मैंने अपनी पढ़ाने की जो प्रक्रिया वो स्टार्ट की. बट मुझे पढ़ाने का शौक 18 साल से ही था. तो उस समय मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल चलाया था एडू पार्क करके. तो उसमें 50,000 के करीब सब्सक्राइबर्स हो गए थे एंड उसमें बहुत सारी वीडियोस थे जिसमें लैक्स ऑफ व्यूज़ थे. तो उसके बाद मुझे लगा कि दिस इज़ द थिंग जो मुझे करनी है, मुझे ऑनलाइन टीचिंग करनी है. और क्योंकि मैं घर पे बैठ के जब मैं ट्यूशन पढ़ाता था छोटे बच्चों को, तो मैं देखता था कि यार मैं 5 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 10 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ एंड दे आर एंजॉइंग. मैंने सोचा कि अगर यही चीज़ मैं लाखों लोगों को पढ़ाऊँ तो डेफिनेटली इट विल बी ग्रेट फॉर एवरीवन, मतलब हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेट रहेगा ये. तो इसी चीज़ को सोचकर मैंने इस फील्ड में आने की कोशिश की. और सीटेट का एग्जामिनेशन हो, चाहे एचटेट का एग्जामिनेशन हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल का एग्जामिनेशन हो, ये सभी एग्जामिनेशन मैंने साथ के साथ में निकाले इसके साथ में. ओके सर. सो आगे अटेंड का बहुत सारे क्वेश्चंस है सर, सो आई एम रेडी टू पुट ऑल ऑफ देम इन फ्रंट ऑफ यू. फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सर, बहुत लोगों ने पूछा एक क्वेश्चन, वो क्या है कि मुझे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर बनना है पर मुझे प्रोसेस पता नहीं कैसे. ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है. और सबसे बड़ी बात, जब भी हम ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं आपको उसी समय चूज़ करना होता है कि यार क्या करना है आपको आगे लाइफ में. जैसे कि कुछ इंजीनियरिंग चुनते हैं तो इंजीनियर्स आर गोइंग टू बी द इंजीनियर्स, राइट, वो इंजीनियरिंग का काम करेंगे आगे चल के. वैसे ही जो टीचर अगर किसी को बनना है, स्टेट का बनना हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है किसी को, मेरा मानना है कि सबसे पहला फोकस अपने एकेडमिक्स को अच्छा कीजिए, जो आप पढ़ रहे हैं उन्हें अच्छा कीजिए. उसके बाद में जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं
तो उसके साथ आपको एक ट्रेनिंग कोर्स जरूर होना चाहिए आपके पास। ये ट्रेनिंग कोर्स आपको ट्रेंड करता है, 2 साल का कोर्स होता है, जिसे हम या तो डिप्लोमा के नाम से जानते हैं या फिर हम बैचलर इन एजुकेशन के नाम से जानते हैं, जिसे हम बीएड बोलते हैं, डीएलएड बोलते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप डीएलएड तब कर सकते हैं जब आप 12वीं भी पास किए हुए हैं, आपने ग्रेजुएशन नहीं किया तो आप डीएलएड करके टीचर बन सकते हैं, बट वो पीआरटी टीचर बन सकते हैं, छोटे बच्चों के टीचर बन सकते हैं, 1 to 5 क्लास के टीचर बन सकते हैं। बट आप पढ़ाना चाहते हैं बड़े बच्चों को, 6वीं से 8वीं, 8वीं से 9वीं से 12वीं क्लास के टीचर्स को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको बीएड करना जरूरी है। बीएड मतलब आपकी होनी चाहिए, बैचलर इन एजुकेशन होनी चाहिए। ये करने के बाद में जब आप मान के चलिए आप अपना एकेडमिक्स मजबूत कर चुके हैं, आपने पढ़ाई कर ली है पूरी, आपने जो करना था चाहे वो डीएलएड हो, बीएड हो, और अपनी ग्रेजुएशन या फिर 12th क्लास वो पास कर चुके हैं, तो हमारे 2 कॉम्बिनेशन बने, 12th प्लस डीएलएड टीचर। एक कॉम्बिनेशन बना हमारा ग्रेजुएशन प्लस ग्रेजुएशन इन एजुकेशन इक्वल्स टीचर, राइट। अब हुआ क्या था कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर नो डाउट ये कहने में कोई दोहराए नहीं है कि एजुकेशन के नाम पर भी काफ़ी गलत होता रहा है टाइमली, राइट। कि यूनिवर्सिटी ने फेक डिग्रीज दे दी लोगों को, फेक आइडेंटिफिकेशन दे दी, बच्चा एक भी दिन कॉलेज नहीं गया, उसे पता भी नहीं है कि क्या होता है पढ़ाना एक्चुअल में, क्या है, क्या टीचिंग मेथोडोलॉजीज होती हैं, पेडागोजी क्या है किसी सब्जेक्ट की, उन्हें पता नहीं है। बट ऐसा हुआ, बहुत सारे लाखों की संख्या में फेक डिग्रीज बांटी गई, मतलब ऐसे ग्राउंड लेवल से आ रहे थे। तो सीबीएसई के सामने सबसे बड़ी समस्या आई कि यार जो बच्चे पढ़ रहे थे, उन्होंने देखा कि पूरे भारत में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो टीचर्स उन्हें पढ़ा रहे हैं, उनके पास ग्रेजुएशन है, उनके पास डिग्रीज हैं जो चाहिए टीचर बनने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें टीचर बनने की एलिजिबिलिटी नहीं है। तो उन्होंने एक टेस्ट निकाला जिसे लोग सेंट्रल लेवल पर सीटीईटी के नाम से जानते हैं, और अगर मैं बात करूं स्टेट लेवल पर, तो अलग अलग स्टेट अपना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट निकालना स्टार्ट कर दिया, जैसे हरियाणा टेट है, यूपी टेट है। तो अगर आप सेंट्रल लेवल के टीचर बनना चाहते हैं, सो यू हैव टू क्वालिफाई सीटीईटी, मान के चलिए इफ यू हैव टू क्वालिफाई केवीएस, केंद्रीय विद्यालय में आपको लगना है, आपको नवोदय विद्यालय में जाना है, इट इज मस्ट कि आपका कम से कम आपका सीटीईटी क्वालिफाई हो आफ्टर हैविंग ऑल दोज डिग्रीज। एंड जब आप एनवीएस की तैयारी करें तो भी उसके लिए आपको सीटेट चाहिए। बट अगर आप टीचर बनना चाहते हैं स्टेट में, जैसे यूपी में टीचर बनना चाहते हैं, आप हरियाणा में टीचर बनना चाहते हैं, सो इट इज मस्ट कि आपके पास क्या हो, कि आपके पास जो आपके पास जो हमारा स्टेट है उसका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका क्वालिफाई हो। जैसे यूपी में अगर आपको लगना है तो यूपी टेट क्वालिफाई होना चाहिए आपको, हरियाणा में लगना है तो हरियाणा टेट क्वालिफाई होना चाहिए, और वहां पर सीटेट वैलिड नहीं है। ये होता है दोनों के बीच में। तो ये एक रास्ता है पूरा का पूरा जिससे आप टीचर बन सकते हैं। तो अगर किसी ने सीटेट क्वालिफाई कर दिया बस, और उसकी स्टेट की टेट के क्वालिफाई नहीं हुआ, तो फिर उसका नहीं चलेगा उसकी स्टेट में? If you are talking about the government job or a private job? गवर्नमेंट जॉब। सपोज मेरी सीटेट हो गया, पर सपोज मेरी आंध्रा में टेट है, उसका मैं क्वालिफाई नहीं हुआ, ये सीटेट इधर काम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। एक्चुअली ये टोटली डिपेंड करता है कि स्टेट के लिए। अब जैसे मैं बताऊं आपको, राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, वो अपना टेट कराते हैं, रीट भी कराते हैं राजस्थान वाले, और हरियाणा वाले एच टेट कराते हैं। ऐसे यूपी भी कराते हैं यूपी टेट, बट यूपी में सी टेट भी वैलिड है। आप सी टेट का डिग्री दिखाइए, आप यूपी टेट की डिग्री दिखाइए, दोनों अलाउड है। बट हरियाणा में सिर्फ एच टेट क्वालिफाई होना चाहिए आपको टीचर बनना है। तो ये टोटली डिपेंड कर रहा है स्टेट टू स्टेट कि उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अंडरस्टूड या। तो मतलब सी टेट मैंडेटरी है किसी के लिए? मैं कह सकता हूँ कि अगर आपको सेंटर में टीचर बनना है, जैसे कि दिल्ली या फिर यूटीज में अगर आपको टीचर बनना है, यूनियन एंड टेरिटरीज में, तो यू हैव टू क्वालिफाई सीटेट एग्जामिनेशन। एंड अगर किसी टीचर को केवीएस या एनवीएस में जाना है, ओके, एंड उस क्या है कि वो सीटेट देना है, लाइक कंपलसरी मैंडेटरी सीटेट देना है, या डायरेक्टली केवीएस या एनवीएस एग्जाम वो लिख सकते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आई थिंक बिना सीटीईटी क्वालिफाई केवीएस वैकेंसीज नहीं निकालेगा, क्योंकि
KVS विल आल्सो इंश्योर कि यार जो बच्चा मेरे पास आ रहा है, जो टीचर की एलिजिबिलिटी है या नहीं है उसकी, क्योंकि CTET टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो एलिजिबल है अब टीचर बनने के लिए। जब तक वही क्वालिफाई नहीं है तब तक आप उसका CTET कैसे करा सकते हैं, मतलब तब तक आप उसे कैसे जॉब दे सकते हैं। सो CTET इज नेसेसरी। एंड ये आजकल ये KVS MVS वाले लोग ना बहुत कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट डाल रहे हैं, राइट? परमानेंट लाइक यू नो कि अगर अब मैंने KVS क्वालिफाई हो गया, इंटरव्यू भी पास किया, तो कितने चांसेस है कि मुझे परमानेंट ही मिले अलग कॉन्ट्रैक्चुअल के अलावा? देखिए, जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज हैं वो आप भी पता है आपको भी, वो स्कूल लेवल पर निकलती हैं। मतलब जैसे स्कूल है अपने स्टेट में, मान के चलिए 4 स्कूल हैं, तो चारों स्कूलों ने देखा कि यार हमारे पास 10 टीचर्स की कमी है, और अभी सेंटर तो अभी भर के नहीं दे रहा है वैकेंसीज, ये 10 की 10, और टीचर्स को हमें पढ़ाना ही है, बच्चों को हमें पढ़ाना ही है। तो दे विल अलाउ सम कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स कि जब तक परमानेंट टीचर्स नहीं आ जाते आपको हम कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहे हैं। दे आर आल्सो कॉल एज गेस्ट टीचर्स इन हरियाणा, डिफरेंट नेम्स उनके हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल जो वैकेंसीज होती हैं दे आर टोटली ऑन कॉन्ट्रैक्ट। बात रही जो हमारे परमानेंट टीचर्स की, वो पूरी अलग प्रोसेस है। उसके लिए आपका KVS जो केंद्रीय विद्यालय जो संगठन है वही पेपर लेगा, वही आपका एग्जाम लेगा, एग्जाम निकालने के बाद वही आपकी रैंकिंग देगा और आपको रैंकिंग के हिसाब से अलग अलग स्कूलों में अलॉट करेगा। तो वो एक अलग प्रोसेस है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल तो 6 महीने के लिए रख लिया किसी टीचर को, काम चलवाना, बस काम चल गया, दैट इज। अंतर अभी थोड़ा टीचर के पास आते हैं, क्या होते हैं, व्हाट इज एग्जाम पैटर्न, एंड पेपर 1 पेपर 2 अलग से होती है, राइट सर? एंड मैंने किसी से सुना पेपर 3 भी होती है, उसका मुझे इतना आइडिया नहीं है वो है या नहीं। फिर पेपर 1 में कुछ कॉमन सब्जेक्ट है, पेपर 2 में कॉमन सब्जेक्ट है, और किसी का डाउट ये है कि ये जो लैंग्वेज पार्ट है वो स्टेट के अलग से हिसाब से होती है। तो बिल्कुल सही बात है। मैं यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमें समझना होगा लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 क्या है। अभी हम लोग जब बात करते हैं PRT टीचर्स की, मैंने फिर बताऊंगा, PRT टीचर क्लास 1 to 5th इज अ PRT टीचर, उनके लिए लेवल 1 का एग्जामिनेशन होगा। एग्जाम 5 सब्जेक्ट्स में बटा होता है, 2 लैंग्वेज आपकी, एक रीजनल लैंग्वेज हिंदी और दूसरी आपके इंग्लिश इज मैंडेटरी। तो आपकी 2 लैंग्वेज होंगी, और बाकी के 3 सब्जेक्ट्स में मैथमेटिक्स होगा, पर्यावरण अध्ययन EVS होगी, और उसी के साथ में आपकी अगर मैं बात करूँ तो जो एक सब्जेक्ट अगर हम बात करें तो जैसे इंग्लिश हिंदी हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, EVS हुआ, कुछ एक 2-3 सब्जेक्ट्स हमारे, मतलब 2-3 सब्जेक्ट्स को मिलाकर एक कॉम्बिनेशन और बनाया जाएगा, ठीक है, ताकि आपका एग्जामिनेशन मतलब जो है आपको जज किया जा सके ऑन द बेसिस ऑफ दैट। वैसे ही पेपर 2 में हमारे वहाँ पर जो आपको जो मेजर सब्जेक्ट है, जैसे पर्यावरण अध्ययन हटाकर, है ना, आपको साइंस रख दिया जाएगा। साइंस ही आपकी 30 क्वेश्चंस की होगी, जैसे SST यहाँ पे 60 क्वेश्चंस की होगी। तो ये 2 चीज़ें अलग अलग हैं। बट जो TGT टीचर्स हैं दे आर सिलेक्टेड फॉर क्लास 6th to 8th इन द, अभी जो हमारा पैटर्न चल रहा है CTET का, 6वीं से 8वीं के लिए जो हमारे हैं। बाकी 9वीं से 12वीं के लिए अभी कोई TET नहीं है सेंट्रल लेवल पर, बट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने ये रिकमेंडेशन दी है कि आप 9वीं से 12वीं के लिए भी लेवल 3 लाइए, जिसे PGT लेवल बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल बोलते हैं जिसे। तो 9वीं से 12वीं के लिए लेवल 3 आएगा। अब ये लेवल 3 ऑलरेडी कुछ स्टेट्स ले रही हैं, जैसे हरियाणा है, हरियाणा में PGT कराया जाता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लेवल 3 का ऑलरेडी होता है। जो क्लास 9 से 12th के टीचर्स हैं वो सब PGT का एग्जाम जरूर देंगे, HTET PGT होता है वहाँ पे। सेंटर में नहीं अभी, लेकिन कुछ स्टेट्स ऑलरेडी कवर करती हैं इसको। और दूसरा क्या क्वेश्चन था आपका, शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ आपका क्वेश्चन। कॉमन सब्जेक्ट क्या, आपने तो इंग्लिश बता दिया, लाइक सपोज like mostly North India, I think so Hindi will be speaking language, so Hindi होती है। अगर suppose if we come to South India, suppose if someone is from Andhra, someone is from Tamil Nadu, so will they also have Hindi or their mother language? No, you have to choose हिंदी और तमिल और कन्नड़ा, दो जो भी हमारे शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं हमारी, उनमें से आपको एक लैंग्वेज चुननी होती है। मोस्ट पीपल जो नॉर्थ इंडियन होते हैं वो हिंदी चुनते हैं, बाकी का आपको मलयालम चुनने का है, कन्नड़ चुनने का है, वो आपके ऊपर है कि आप क्या चुनना चाहते हैं। And like पैटर्न कैसे देते हैं? पेपर में 5 सब्जेक्ट्स, हर एक सब्जेक्ट 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग, और एक क्वेश्चन का 1 मार्क।
कुल मिलाकर 150 का एग्जाम, जिसमें से आपको 60% मार्क्स लाने होते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। दैट इज 90 मार्क्स। 90 मार्क्स आपको लाने होंगे अगर आपको CTET क्वालिफाई करना है। 82 मार्क्स लाने होंगे अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट हैं या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब हैं उस कंडीशंस में। तो अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, यू हैव टू कवर फॉर 90 मार्क्स। अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं तो आपको 82 मार्क्स लाने होते हैं 150 में से। दैट विल बी, तब हम मानते हैं कि आपका CTET क्वालिफाइड है। ओके। एंड जो भी लोग सीटेट क्वालिफाई होते हैं, कैन दे गेट लाइक गवर्नमेंट जॉब डायरेक्टली विद सीटेट? आ सकती है क्या डायरेक्टली कुछ गवर्नमेंट टीचर जॉब आ सकती है क्या? कि आप पूछ रहे हैं वैकेंसीज की? नहीं, किसी ने सीटेट क्वालिफाई किया है एंड या अगर वैकेंसीज है तो उसने अप्लाई किया, उसका बीएड है, सीटेट का सर्टिफिकेट है, तो उसको आ सकता है क्या या और कुछ चाहिए? हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो एक्चुअली होगा क्या कि मान के चलिए किसी का CTET क्वालिफाइड है और वैकेंसीज निकली। अब ये डिपेंड करता है कि वैकेंसी का किसने निकाली है। फॉर एग्जांपल KVS ने निकाली है, DSSS ने निकाली है। दिल्ली में मान के चलिए बोर्ड है, तो दिल्ली बोर्ड को ये बेसिक चीज़ तो चाहिए कि भैया आपका जो है आपने ग्रेजुएशन की हो, उसके बाद आपने बीएड की हो, आपने फिर CTET क्वालिफाई किया हो। ये तो आपके डॉक्यूमेंटेशन है जो बेसिक चाहिए हमें। इसके अलावा हम एक टेस्ट भी लेंगे, अपना अलग से पेपर लेंगे DSSS का। वो आप उसकी रैंकिंग में डिपेंड करेगा, उसकी कट ऑफ में डिपेंड करेगा कि आप कहाँ तक पहुँचते हैं, तो उसका एक अलग पेपर होगा। ओके। एंड और एक क्वेश्चन है कि कई लोग को ना टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं होता है, लाइक एजुकेशन फील्ड में इंटरेस्ट होता है। जैसे अभी देखो NCERT बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, वो बोर्ड में जॉब पाना चाहते हैं वो लोग, तो वो लोगों को क्या चाहिए? यही है बीएड, ये सेम प्रोसेस है, बीएड सीटेट यही प्रोसेस है? देखिए NCERT में पहली बात तो जब जॉब आप पाना चाहते हैं तो मोस्टली जो NCERT के जितने भी पैनलिस्ट जो भी लोग होते हैं जो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं NCERT में, NCERT खुद उन्हें रिक्रूट करता है फ्रॉम ग्राउंड बेसिस। KVS से कुछ टीचर्स उठाएगा, कुछ टीचर्स DSSS से उठाएगा, मोस्ट ऑफ देम, राइट। बट कुछ एक वैकेंसीज निकलती हैं, कुछ पोस्ट निकलती हैं, वो NCERT अपनी वेबसाइट पर अलग अलग जो उनकी लिमिटेशंस होती हैं, अलग अलग उनकी डिमांड होती है कि हमें टीचर चाहिए 10 साल जिसने काम किया हो, जिसको अच्छी नॉलेज हो पेडागोजी की, और उसने कोई किताब लिखी हो। इस तरह से उनकी अलग अलग जो जॉब के हिसाब से उनकी अपनी नीड्स होती हैं, उसके हिसाब से वो वैकेंसी निकालते हैं। NCERT जर्नली रिसर्च के लिए ही वैकेंसीज निकालता है, रिसर्च करने के लिए, चाहे वो आपके करिकुलम में रिसर्च कराना चाहे, चाहे वो जो किताबें जो लिख रहा है उसमें रिसर्च कराना चाहे। कंटेंट क्यूरेटर्स वो लोग लेते हैं, उसमें वो टोटली जो सरकारी टीचर्स लगे होते हैं उनको एक्चुअली वो ज़्यादा चांस देते हैं। अगर मैं बात करूँ तो विद एन ओपन वैकेंसी, इतना ओपन वैकेंसीज वो लोग नहीं निकालते। 4-5 ओपन वैकेंसीज आते हैं, वो भी जब उनको उस लेवल का टीचर खुद से नहीं मिलता है, खुद फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं वो लोग तब। ओके सर, ओके, आई गॉट इट। एंड जो लोग सीटेट क्वालिफाई करते हैं, लाइक इफ दे आर नॉट एबल टू गेट एनी गवर्नमेंट जॉब, जैसे उसका अपॉर्चुनिटीज कैसा होता है, लाइक प्राइवेट स्कूल्स में कैसा होता है इसका? देखिए टीचिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं कहूँगा कि जो पर्सनल लेवल पर ज़्यादा मैटर करती है, ऑन द बेसिस ऑफ कि आप सरकारी नौकरी आपको मिली या नहीं मिली। सबसे पहली बार जब आप CTET क्वालिफाई करते हैं तो आप उसके लिए पढ़ाई करते हैं, सबसे पहली चीज़। और जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको पता है यार, मतलब मेरे को मैथमेटिक्स थोड़ी आ गई, मेरे को पर्यावरण थोड़ा आ गया, मेरे को ये चीज़ें आ गई, क्लियर हो गई मेरे दिमाग में। उसके लिए प्राइवेट जॉब्स ओपन है, आप प्राइवेट स्कूल में अप्रोच कीजिए। CTET वालों को प्रेफरेंस देते हैं, बट उसमें भी डिपेंड करता है कि आप कैसे स्कूल को देख रहे हैं। जैसे कि कुछ स्कूल्स हैं, जैसे मैं नाम भी लेना चाहूँगा, जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल हुआ, गोलाया पब्लिक स्कूल, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो CTET क्वालिफाइड टीचर्स ही लेते हैं, जिनको ये चाहिए कि उनके यहाँ पर जो टीचर पढ़ा रहा हो वो TET एग्जाम क्वालिफाइड हो, क्योंकि वो पे स्केल भी उसी हिसाब से देते हैं उन टीचर्स को। बट अब कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं जो कि छोटे, वहाँ पर अगर आप CTET भी क्वालिफाई नहीं है तो भी चलेगा। तो आपको अगर अच्छा पे स्केल पाना है प्राइवेट जॉब्स में भी, तो यू हैव टू क्वालिफाई CTET। मतलब मेरा जो है CTET की वैलिडिटी वहाँ पर अच्छी बनेगी कि आपको अगर आप प्राइवेट में भी जाना चाहते हैं तो यू विल गेट 5,000-10,000 एक्स्ट्रा जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सर्टिफिकेट। हमने ऐसे ही सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी कि ये जो CTET या किसी टेट का सर्टिफिकेट है उसका वैलिडिटी कितने साल की है?
अभी रिसेंटली सीटेट ने जो सीटेट की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम कर दी है। आप एक बार क्वालिफाई कीजिए एग्ज़ाम और ज़िंदगी भर आप कीजिए। बाकी कुछ एक स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा हुआ, वहाँ पे 7 साल है। यूपी ने भी लाइफ टाइम कर दी है। तो इस तरह से अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगर मैं स्टेट बेसिस पे करूँ, सेंटर बेसिस पे बात करूँ, तो वहाँ पर लाइफ टाइम अभी लाइफ टाइम कर दी गई है। अभी लाइफ टाइम है तो ये लोग का क्या हाल है? तो पिछले साल या उसके पिछले साल तक क्वालिफाई हो गया, फिर उसका मतलब उसने ट्राई किया पर नहीं आया गवर्नमेंट जॉब, तो उसका क्या हाल है? वो एक्चुअली प्रॉब्लम इज़ दैट कि हमारे भारत में पॉपुलेशन साइज़ बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन साइज़ के हिसाब से द पीपल हु आर गोइंग फॉर बीएड वो भी बहुत ज़्यादा हैं। और ऑब्वियसली बात है, हर साल कम से कम 3 से 4, 5, 6, 7 लाख लोग ऐसे हैं जो सीटेट क्वालिफाई करते हैं। सब चीज़ें हैं उनके पास, 6 से 7 लाख लोग ऐसे हैं जो सीटेट क्वालिफाई करते हैं। उसमें से मान के चलिए कि 1 लाख ऐसे होते हैं जो दोबारा पेपर दे रहे होते हैं, क्योंकि जनरली कोई दोबारा पेपर देने जाता नहीं है एक बार क्वालिफाई करने के बाद। बट फिर भी ऐसे मतलब मान के चलिए आप कि करीब 5 से 6 लाख लोग ऐसे हैं जो हर बार नए निकल रहे हैं बिल्कुल सीटेट क्वालिफाई करके। वैकेंसीज कितनी निकलती हैं? 20,000, 30,000, 20,000, 30,000। जब सबको एडिटिव आप करोगे, सीटेट की बात कर रहा हूँ मैं, और वो भी अब केवीएस ने पिछले 3 साल से कोई वैकेंसी नहीं रिलीज की है। तो 2018 वाज द लास्ट ईयर जब कोई भी केंद्र के आधार पर वैकेंसीज निकली थी टीचर की। उसके बाद कोई भी टीचर की वैकेंसी नहीं निकाली गई है। तो 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 15 लाख तो ये हो गए आपके टीचर्स जो रेडी हैं। तो कंपटीशन हाई है। अब ऐसे में ये टीचर सीटेट क्वालिफाई करके या तो घर बैठे या फिर अपना प्राइवेट में जॉब करें या फिर लगे रहें सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए, बिकॉज जब भी एग्जाम आएगा कंपटीशन हाई होने वाला है। उसका नसीब में लिखना है वो मोस्टली। ओके सर, एंड आज वी आर टॉकिंग अबाउट बीएड, तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, ये बीएड का तो 4 साल कर दिया, राइट? तो उसका थोड़े बताइए आप कि क्या है ये सब, लाइक ये 4 साल क्या है? बिल्कुल, देखिए गवर्नमेंट हमारा 1 साल बचाना चाहती है। अगर हम जनरली हम ओपन मान के चलिए, मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मेरा एम है, मैंने बीएससी में पहले मैंने जब एडमिशन लिया तो मैंने सोच लिया कि मेरे को टीचर बनना है। सो व्हाई आई हैव टू गो फॉर कि मैं 3 साल बीएससी में दूं और 2 साल अपना अलग से बीएड में दूं। तो गवर्नमेंट ने क्या मर्ज कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया है इन दोनों चीज़ों को, कोर्सेज को इंटीग्रेट कर दिया, बीएड को इंटीग्रेट कर दिया बीएससी के साथ। मतलब जब आप बीएससी के 3rd ईयर में पहुंच रहे होंगे तब से ही आप 1st ईयर का पढ़ना स्टार्ट कर देंगे बीएड वाली चीज़ जो है। और जब आप लास्ट ईयर में पहुंचेंगे अपनी बीएससी बीएड के, तो आप बीएड की चीज़ पढ़ रहे होंगे और बीएससी पूरी कर चुके होंगे। तो 1 साल आपको ओवरलैप कर दिया है, 1 साल का सिलेबस एक दूसरे के साथ में, ताकि आपका टाइम बचे, 1 साल कम हो। और आपको पहले ही जब बीएससी पढ़ाई जाएगी उसमें आपको पहले फोकस रखा जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट भी उसी तरीके से पढ़ाए जाएं कि आपको टीचर बनना है, यू हैव टू बिकम अ टीचर। उस तरह से आपका सिलेबस भी डिजाइन किया गया है। ओके, पर ऐसे बहुत सारे लोग नहीं होते ना सर कि पहले ही वो डिसाइड करते कि मुझे टीचर बनना है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं बीच में डिसाइड करते हैं, या कोई और डिग्री, लाइक आप बोल रहे हैं बीएससी, अगर कोई और होता बीकॉम, कोई बीटेक वाला भी है अभी टीचर्स, वो सीटेट लिखने वाला, तो उसका लाइक क्या, व्हाट इज देयर सिचुएशन? उनको फिर 2 साल की बीएड करनी पड़ेगी, राइट? उनको फिर 2 साल की बीएड करनी पड़ेगी। सो वी हैव अ क्वेश्चन, कैन आई टेक दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन इज व्हाट इज बेनिफिट ऑफ डूइंग एमएड? ऑन दिस बेसिस अगर मैं बात करूं कि आप रिसर्च के लिए एमएड वैलिड होती है, जैसे कि अभी बात की थी, आई वाज आस्किंग अबाउट एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में एमएड का रोल होता है। अगर एमएड करता है तो दे कैन गो फॉर रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। जब आप पेडागोजी की आप रिसर्च में जाना चाहें तो आपको एमएड करनी ही होती है उससे पहले। आंसर ये बात है कि बीएड मैंडेटरी है सर, मतलब टीचर बनने के लिए मैंडेटरी, प्राइवेट स्कूल के लिए, गवर्नमेंट स्कूल है, किसी के लिए मैंडेटरी है बिल्कुल। अगर हम गवर्नमेंट के लीगल चीज़ों से चलें तो बिल्कुल मैंडेटरी, बट आज भी अगर हम बात करें तो
ये एक तरीके की बाईपास सिचुएशन होती है जिसमें टीचर्स क्या करते हैं, लाइक व्हाट दे डू, बीएड नहीं करते हैं बट टीचर को मैथमेटिक्स पढ़ानी आ गई है। आज हमारे यहाँ पे भारत में ज़रूरी नहीं कि हर किसी को प्रैक्टिकल नॉलेज हो किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने की, बट थ्योरेटिकल नॉलेज अगर किसी को है, क्योंकि बच्चों को पहाड़े याद कराने हैं, बच्चों को टेबल्स याद करानी है, जाके बस 2 एकम 2 बच्चों को बार बार रिपीट करवाओ, ये सब चीज़ें बच्चा जानता है, राइट। इफ़ यू आर अ ग्रेजुएट तो आपको भी आगे ये चीज़ करनी, तो आप वहाँ पर जाके पढ़ा सकते हैं, राइट। यू डोंट नीड एनी डिग्री, बट ऑन अ लॉ बेसिस, अगर हम बात करें रेगुलराइज बेसिस की, जो सरकार चाहती है टीचर्स कैसे हों, उसके लिए बीएड करना इज अनिवार्य। अगर आप गवर्नमेंट टीचर की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बीएड करनी ही होगी। बट अगर आप ऐसे ही कि किसी लोकल स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं किसी भी आसपास, और आप कोई प्राइवेट ट्यूटर बनना चाहते हैं, आप ऑनलाइन एजुकेशन देना चाहते हैं, मान के चलिए किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यू डोंट नीड टू बी अ बीएड। So, उसको बस सब्जेक्ट नॉलेज है तो चलेगा, ठीक चलेगा, अगर वो सरकारी नौकरी नहीं करना चाहता है तो। got it. And sir, next is very important thing कि like कैसे प्रिपेयर करूँ मैं सीटेट के लिए, स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे प्रिपेयर करूँ हर एक सब्जेक्ट के लिए? बहुत आसान है सीटेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना। सबसे पहली चीज़ कि जब अगर आपको सीटेट क्वालिफाई करना है, जब आप बीएड में हो, दैट इज़ अ इम्पोर्टेंट पार्ट जो इंडिया मेरे ख्याल से मिस करता है। इंडिया में मोस्ट जो लोग होते हैं, जब आप सीटेट की तैयारी करना, सीटेट आप जानते हैं कि जब आप बीएड के या फिर डीएलएड के, मतलब जब आप अपना डिप्लोमा कर रहे होंगे या फिर एजुकेशन में जब आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, तो उसके सेकंड ईयर से ही आपको एलिजिबल कर दिया जाता है कि आप सीटेट दे सकते हैं। आप सीटेट के लिए एलिजिबल हैं, आप दे सकते हैं। आप पास भी नहीं हुए अभी बीएड और डीएलएड, लेकिन आप सीटेट दे सकते हैं। सेकंड ईयर में ही आप जो, अगर आप फाइनल ईयर में पहुंच गए तो आपको एलिजिबल है। बस आपका फर्स्ट ईयर क्लियर होना चाहिए, आप सेकंड ईयर में आप एलिजिबल हैं, आप सीटेट दीजिए। क्योंकि सरकार खुद चाहती है कि आप उसी समय से तैयारी स्टार्ट कर दें। आप फर्स्ट ईयर के बेस पर ही इसे क्वालिफाई कर रहे हैं, आप तैयारी स्टार्ट कीजिए। तो मेरा पहला जो सजेशन रहेगा सभी को इज दैट स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो उतना स्टार्ट करें, क्योंकि यू डोंट हैव, आप अपने 1 साल और मत वेस्ट कीजिए ना। मतलब आप जब ग्रेजुएशन से निकलें, अपनी बीएड से निकलें, आप जब अपनी डीएलएड से निकले, तो ऑलरेडी आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। आप अपना एक एक्स्ट्रा साल मत दीजिए कि मैं अलग से कोचिंग करूंगा 1 साल भर के लिए, फिर मैं सीटेट क्वालिफाई करूंगा, क्योंकि कंपटीशन हर साल बढ़ता जा रहा है। अब इसकी तैयारी कैसे करें? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम बीएड पढ़ रहे होते हैं, सीडीपी हमारी वहीं से मजबूत हो जाती है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजिक सब्जेक्ट हम बीएड में भी पढ़ते हैं, और वो हूबहू हमारा किस में आता है, हमारा इस सीटेट के एग्जामिनेशन में आता है। पैवलॉव की थ्योरी हमें पढ़ाई जाती है, हमें जीन प्याजे के बारे में बताया जाता है उसी समय पर। अब ये जीन प्याजे, पैवलॉव, ये पर्यावरण अध्ययन में भी आएगा दोस्त, ये इंग्लिश में भी आएगा, हिंदी सब्जेक्ट में भी आएगा, हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में आएगा। तो आपको वहां पे कॉन्सेप्ट अच्छे कर लेने हैं। दूसरी बात, सिलेबस। मैंने देखा है कि सीटेट की तैयारी के लिए जब आप यूट्यूब खोलोगे, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ चैनल, और हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स में से व्हाट दे आर डूइंग, मोस्ट ऑफ देम डाइवर्स कल्चर को दिखा रहे हैं, राइट। कि सीटेट बहुत डाइवर्स है, वो तो बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सीटेट बहुत कंसाइज है, सीटेट बहुत ज़्यादा एक तरीके का रेगुलराइज चैनल है। कभी भी वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। जो क्वेश्चन वो पूछता आया है वही वो क्वेश्चन पूछता रहेगा आगे भी, क्योंकि सीटेट का सिलेबस ही बहुत लिमिटेड है। और सीटेट में सबसे अच्छी बात है, यू हैव अ वेरी क्लियर कट सिलेबस। आपके पास बहुत क्लियर कट है कि फूड टॉपिक में भी आपको क्या पढ़ के जाना है। आपको विटामिन पढ़ के जाना है, आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ के जाना है, क्या पढ़ के जाना है। ये नहीं कि आपको फूड पर आधारित ये पूछ लेगा कि भैया कि वो वाला रोग कब कैसे होता है, ये नहीं पूछेगा। आपसे सिंपली पूछेगा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ये नहीं पूछेगा कि विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग में क्या बदलाव होंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो। तो वो बहुत कंसाइज रहता है। अब ये डाइवर्स कल्चर नहीं है, ये कंसाइज। सबसे बेस्ट तरीका अपना सिलेबस पर पकड़ होनी चाहिए। यू हैव अ क्लियर प्रिंट सिलेबस अपने हाथ में रखे, निकाल के भैया ये सिलेबस है मेरा, और एक एक चीज टिक करते चलें। मैंने एक एक सब्जेक्ट का किया। और पेडागोजी तैयार करने का सबसे बेस्ट तरीका, आपकी जो बीएड होगी या डीएड होगी, उसमें आप तैयार कीजिए अपना जो पेडागोजी सब्जेक्ट है। अगर वहाँ तैयार नहीं कर पाए हैं, सबसे बेस्ट चीज़ है, पेडागोजी इज समथिंग दैट इज प्रैक्टिकल। क्वेश्चन आया कि मान के चलिए रोहन एक छात्र हैं, ठीक है, वो कक्षा 5 में पढ़ते हैं। अब रोहन के पिताजी माताजी
पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, उसमें रोहन को फोकस कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए। तो ये कैसी चीज़ है? ये पॉजिटिव चीज़ है, नेगेटिव चीज़ है? ऐसे ही आपको ऑप्शंस मिलेंगे। ऑब्वियसली अब आप खुद सोचिए कि अब आप खुद को बच्चे की तरह रखिए। सीटेट अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आप खुद बच्चे की जगह बैठिए, सोचिए कि यार आपको फोर्स किया जा रहा है, यहाँ पर जहाँ फोर्स किया जा रहा है तो ये तो अच्छी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि मार्क्स मैटर नहीं करते, नॉलेज मैटर करती है। अगर हम एक्चुअल वे में बात करें, ऑब्वियसली पेरेंट्स तो चाहेंगे भैया मेरा बच्चा मार्क्स ज्यादा ले, लेकिन एज अ स्टूडेंट आप क्या चाहेंगे? आप फ्रीडम चाहेंगे, आप चाहेंगे जो मैं पढ़ रहा हूँ मैं उसमें एंजॉय करूँ, मार्क्स के लिए ना पढ़ूँ। तो इट्स अ नेगेटिव चीज। तो आपको प्रैक्टिकल भी होना जरूरी है, आपको आइडियोलॉजिकली टीचर बन जाना है उस समय पे जब आप पेडागोजी सोल्व कर रहे हो। तो ये मेरी सलाह रहती है हमेशा जब भी मैं बात करता हूँ सीटेट क्वालिफाई करने वाले छात्रों के लिए, कि बिकम अ टीचर एट दैट टाइम। आप टीचर बनने नहीं जा रहे हो, यू आर अ टीचर ऑन थिंक लाइक अ टीचर राइट नाउ। तो आप पेडागोजी अच्छे से सोल्व कर पाओगे। 15 क्वेश्चन आप 100 में से 100 कर पाओगे, 15 में से 15 100% सोल्व कर पाओगे। तो मैं ऐसे ही पूछूंगी, अभी आप थोड़े साइंस के बारे में बताइए सर, लाइक प्रिपरेशन कैसे करना है, कौन सी चैप्टर्स में ज्यादा इंटरेस्ट कहाँ डालना है, शॉर्टकट्स क्या है, एफर्ट्स बता सकते हैं साइंस के बारे में? साइंस के बारे में ओके। हर एक सब्जेक्ट देखिए, जब भी हम बात करते हैं सीटेट की तो आपको पहले ही पता है कि क्लास 1 to 5 हमारा पीआरटी का पेपर है, क्लास 6 to 8 हमारा साइंस का पेपर है या फिर सोशल साइंस का पेपर है। मैं साइंस ही नहीं सोशल साइंस के बारे में बता देता हूँ, जो लोग बीए या फिर बीकॉम किया हुआ है और जो बीएड कर रहे हैं वो भी क्या करें। सिलेबस बहुत कंसाइज है, आप एनसीईआरटी की किताबें से तैयारी करें। एनसीईआरटी इज द बेस्ट रिसोर्स। आपको दिखेगा पेपर में कि एक एक लाइन आपसे डायरेक्टली पूछी गई है, नॉट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली पूछी गई है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज कितनी होती है, और वही लाइन लिखी रहेगी कि एनसीईआरटी की 7वीं क्लास की किताब में क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज इतनी होती है। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है सीटेट। और अगर आप देखेंगे वहीं ईवीएस की बात करें आप, तो उसमें सीधा पूछेगा स्लॉथ कितने घंटे सोता है, और उसमें दिया स्लॉथ 17 घंटे सोता है। तो ये बहुत क्लियर कट क्वेश्चन पूछता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी आपकी इतनी मजबूत हो, आपको लाइन बाय लाइन अगर आप पढ़ लेते हैं उसे एक बार पढ़ लेते हैं, मेरे को नहीं लगता सीटेट रुकेगा किसी का भी। Okay, so what are the best books to prepare for CTET? जैसे अभी एज आई ऑलरेडी टोल्ड, एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक, क्योंकि आप उसके बाहर जाएंगे तो वो फिर से वही चीज़ होगी, डाइवर्स कल्चर को शो करेंगे जो कि किसी काम का नहीं है। क्योंकि हमें नहीं पढ़ना ना, हमें जब पढ़ने की ज़रूरत तब पड़ेगी जब हम केवीएस की तैयारी कर रहे होंगे। उन किताबों को अगर एक्स्ट्रा हम पढ़ना चाहें तो केवीएस वगैरह के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मैथमेटिक्स 11th क्लास की भी पढ़ के जाइए। अगर आप पीजीटी टीचर या टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो पढ़ के जाइए, थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ के जाइए। बट अगर आप सीटेट क्वालिफाई करने जा रहे हैं तो 8वीं से ज़्यादा की किताबें मत पढ़िए, मेरी सीधी रिकमेंडेशन यही रहती है। सीडीपी के लिए तो फिर बीएड बुक्स का बस? हाँ, बीएड की किताबें होती हैं। फिर अगर मैं बात करूँ तो हम लोग एनसीईआरटी खुद एक प्रोवाइड कराती है, आप डालेंगे उसमें सीडीपी एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे बाकायदा दिया हुआ है पेडागोजिकल प्रैक्टिस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो एनसीईआरटी की उसी किताब से सारा कुछ आता है, सारी चीज़ें वहाँ से आपको देखने को मिलती है। तो हम ना थोड़े क्वेश्चन, first question is from Kanchan Agarwal. So please tell us about the opportunities after CTET and how to crack those exams. ओके, सीटेट के बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ मैंने बताया आपको कि बहुत क्लियर कट अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। केवीएस में जा सकते हैं आप, DSSS में जा सकते हैं। कुछ स्टेट एग्जामिनेशंस होते हैं जहाँ पर आपको वैलिड किया जाता है, जैसे कि आसाम में आप वैलिड हैं, ठीक है, राइट नाउ अभी वहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है। आप यूपी में वैलिड हैं, सुपर टेट का एग्जाम डायरेक्टली दे सकते हैं बिना यूपी टेट क्वालिफाई किए। तो आपके पास कुछ राज्यों की वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल हैं, और केंद्रीय विद्यालय और DSSS भी दिल्ली की जो वैकेंसीज हैं उनके लिए आप एलिजिबल हैं। One more question is, how much time does it take to ideally complete the syllabus when you start it? बहुत बेसिक क्वेश्चन। मेरे ख्याल से अगर आप 2 से 3 घंटे भी पर डे निकालते हैं, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। बहुत आसान है सीटेट क्वालिफाई करना अगर आप 2 से 3 घंटे रेगुलर बेस पर निकालते हैं। उतना बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत कंसाइज सिलेबस है। आपको जो चीज़ें दी हो आपको डायरेक्टली वो पढ़नी है बस। बट हाँ, अगर आप बात करेंगे यूपी टेट की, हरियाणा टेट की या फिर स्टेट एग्जामिनेशन की, मैं कहूँगा 4 से 5 घंटे कम से कम निकाल लेंगे। स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन आर मोर टफर देन, अगर मैं बात करूँ तो देन दिस CTET, लाइक सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिकॉज वहाँ पर सिलेबस कोई कंसाइज नहीं है।
यूपी टेट हुआ, हरियाणा टेट हुआ, वहाँ पे कुछ भी वो लोग पूछ रहे हैं, आपको 8वीं क्लास का टीचर बना रहे हैं लेकिन ग्रेजुएशन के क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पर, तो आपको वहाँ पर ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। वहाँ पर आपको जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाह रहे हैं वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा करना पड़ेगा। Okay. Yeah, I think so. Kanchan and other person, I think so your questions are answered. And sir, next, just a second. Yeah. And sir, ये जो PRT है, PGT है, TGT है, इसमें फर्क क्या है और सैलरी के हिसाब से क्या फर्क है? सैलरी स्ट्रक्चर कैसे रहती है लोगों का? देखिए, अब अगर आप पीआरटी की सैलरी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता, बट हाँ, एक जब आप रेगुलर बेस पे टीचर रहते हैं तो आपका अंतर स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग जब आप करते हैं पीआरटी के लिए तो आपको लगभग, अगर आप टीचर बनते हैं केंद्रीय विद्यालय के, तो यू विल बी हैविंग 48,000 के करीब कर आपको स्टार्टिंग में मिलेगा। और पीआरटी टीचर होता है 1 to 5th क्लास का टीचर, प्राइमरी टीचर जैसे हम बोलते हैं, जो क्लास 1 to 5th को हैंडल करता है। उसके बाद आते हैं हमारे टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, यानी कि उन्होंने ट्रेनिंग की है, बीएड की है और उसके साथ ग्रेजुएशन भी की है। ये टीचर्स 6th से 8th वाले होते हैं। इनका स्टार्टिंग जो होती है वो 57,000 से लेकर 62,000 के बीच में हो सकती है स्टार्टिंग। एंड देन वी हैव पीजीटी टीचर्स, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं, जो 9वीं से 12वीं क्लास के लिए होते हैं। इनका जो हमारा जो सैलरी स्ट्रक्चर है, इट्स स्टार्टिंग विद 70,000 के करीब होती है। इसमें एक और चीज़ मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं पीजीटी टीचर्स की, उनको एक और ख़ास सुविधा मिलती है, वो ग्रेड बी के ऑफिसर्स के बराबर होते हैं। ग्रेड बी के ऑफिसर्स के बराबर उनको उनके साइन की वैलिडिटी होती है। आप किसी के लेटर को ऑथराइज कर सकते हैं। जैसे हम लोग जब पेपर वगैरह के लिए जाते हैं तो हम कई बार सिग्नेचर कराने जाते हैं किसी अधिकारी से, तो आपको वो पोस्टिंग मिलती है, एक्चुअली स्टैंप मिलती है बाकायदा अपने नाम की। तो उसका क्वालिफिकेशन क्या होता है सर? पीजीटी अगर आपको क्वालिफाई करना है तो यू हैव टू बी अ पोस्ट ग्रेजुएट, राइट। आपको एमएससी होना चाहिए, आपको एमकॉम होना चाहिए, आपको एमए होना चाहिए, उसके साथ में बीएड होनी चाहिए। उसके साथ में बाकी डिपेंड करता है कि स्टेट क्या चाह रहा है, सेंटर क्या चाह रहा है। And there is one question sir from So what can be the expected salary for PRT, TGT and PGT in private schools? Because they tend to ask what do we expect? Never expect something from private schools, right? But all the way, अगर मैं बात करूँ पीआरटी की, तो पीआरटी की जो बेसिक सैलरी आप स्टार्ट कर सकते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस, राइट। बट आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं और आप सीटेट क्वालिफाइड हैं, आस्क एटलीस्ट फ्रॉम 15K, टीजीटी के लिए एटलीस्ट 25K और पीजीटी टीचर्स के लिए एटलीस्ट 35K, जो मुझे लगता है दैट दे कैन गिव, राइट। टोटली डिपेंड करता है किस स्कूल में जा रहे हैं आप। अगर मान के चलिए आप दिल्ली पब्लिक स्कूल में जा रहे हैं, कुछ बड़े नाम के स्कूल में जा रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सैलरी मिल जाएगी, इससे कहीं ज़्यादा जो आपको सरकारी पे बैंड है उसके हिसाब से सैलरी मिल जाएगी। So how to choose your major subject during BEd? ऑब्वियसली आपने जिसमें ग्रेजुएशन किया दैट विल बी योर मेजर सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आपने साइंस में ग्रेजुएशन किया, यू हैव टू सिलेक्ट साइंस इन योर बीएड। अगर आपने आर्ट्स में किया तो आपको सोशल साइंस सिलेक्ट करना पड़ेगा। I think you got your answer. And sir, next question, like हम आपकी YouTube जर्नी के बारे में थोड़ा सुनना चाहते हैं। ओके, YouTube जर्नी इज लाइक, मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैं पहले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ाया करता था, लाइक एसएससी, इन सब चीज़ों के लिए पढ़ाया करता था। बट फिर जब मैं वो मैं 1 घंटे निकाल लिया करता था पढ़ाने के लिए, थोड़ा बहुत, क्योंकि पढ़ाने का स्टार्टिंग से शौक था। जब मैं डीएलएड कर रहा था अपनी, तभी पढ़ाने का शौक था, बीएड कर रहा था तभी पढ़ाने का शौक था। तो 1 घंटे निकाल कर जो पढ़ाया करता था, तो मैंने देखा काफ़ी सारे छात्र जो हैं वो प्यार दे रहे हैं। फिर धीरे धीरे मैं ग्रेड अप पर आया, तो क्योंकि फिर मैं फुल टाइम ग्रेड अप को देने लगा, क्योंकि मेरी सारी जो चीज़ें थी वो ऑलरेडी हो चुकी थी, डीएलएड बीएड सब हो चुका था, तो मैं पूरी तरह से टाइम दे सकता था। तो मैंने स्टार्टिंग की, तो स्टार्टिंग में मैंने अपनी जो है वो जो क्राउड है उसे समझने की कोशिश की कि मतलब लोग चाहते क्या हैं। मैं देख रहा हूँ तो यूट्यूब पर जो लोग पढ़ा रहे हैं, तो जिन लोगों को यूट्यूब पर एक्चुअली जो जनता आती है
वो या फिर पढ़ने वाले जो आते हैं दैट आर नॉट दैट सीरियस, कि उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सीरियस है वो, आपको उन्हें सीरियस बनाना पड़ता है कि बेटा तुम पढ़ो, तुम अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा भविष्य अंधकार में है, आपको बनाना पड़ता है। बट अगर आप कुछ भी नहीं जानते, फॉर एग्जाम्पल आप किसी का बेस भी नहीं जानते, तो आपको फर्स्ट टाइम वो आपकी वीडियो देख रहा है, वो आपकी वीडियो में क्यों लगातार आएगा? देयर इज अ क्वेश्चन कि क्यों वो रेगुलर बेस पर आए। आपको इंगेजिंग रखना होगा अपना सेशन, आपको इतना इंगेजिंग रखना होगा कि एक सेकंड के लिए भी उसे ना लगे कि यार ये सेशन मैं छोड़ कर जाऊं। समझ रहे हैं? सो जब आप स्टार्टिंग करें यूट्यूब की, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी, आपको जो आपकी जो स्लाइड्स आप बनाए, जो पीपीटी आप जब बना के लेके जा रहे हैं, वो इतनी ज़्यादा, आई वुड लाइक टू से दैट, कि इंगेजिंग होनी चाहिए। उसे देखते ही आपका जो यूज़र है, जो आपको देखता है, जो आपका स्टूडेंट्स है, ठीक है, उसे लगे यार वाह मज़ा आ गया, ये तो मतलब मेरी बात कर रहा है। आप क्लियर पिक्चर्स होनी चाहिए, ल्यूसिड होना चाहिए पूरा का पूरा, जो आप पढ़ा रहे हैं वो बहुत सिंपली समझ में आना चाहिए, क्लियर टेक्स्ट होना चाहिए। ये सब चीज़ें थी। इन सब चीज़ों पे जब मैंने काम किया तो इट ग्रोज लाइक दैट, राइट। व्यूज़ आए, सबसे ज़्यादा व्यूज़ भी आए, एक वीडियो अभी 1 मिलियन भी छूने वाली है। तो जब आप बात करते हैं 14 मिलियन टोटल एग्जाम देने जा रहे हैं, उनमें से 1 मिलियन आपकी वीडियो पे व्यूज़ आ जाते हैं, तो उसका मतलब हर 14 में से एक बंदा सीटेट देने जाने वाला ऐसा जो मेरे से पढ़ रहा है। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, एक अपना हार्डवर्क करना होगा पूरी तरह से, अपना जो पावर पॉइंट है अपने इंगेजमेंट पर, क्योंकि आपको उसको भी पढ़ा देना है जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता है, जिसने वाकई में डिग्री बस ऐसे ही ली थी, वाकई में वो कॉलेज नहीं गया रेगुलर बेस पर, बट आपको उसको भी पढ़ा देना है, उसको भी आपको क्वालिफाई कराना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बहुत इंगेजिंग टीचर होने चाहिए। आपकी जो बातें हैं उनमें वो जो स्टूडेंट है उसे कनेक्ट मिलना चाहिए कि यार ये तो हमारे जैसा है, बिल्कुल हमारे बीच में से आया है, बिल्कुल। तो वो कनेक्शन जब बच्चे को मिलता है तो व्हाट आई बिलीव वो कनेक्ट होता है और वो आपसे जुड़ता चला जाता है। धीरे धीरे करके इट बिकम वेरी फेमस। बहुत सारी वीडियोस सुपर डुपर हिट हुई और काफ़ी सारे छात्रों ने बहुत सारे कमेंट्स आए उसमें, तो मुझे भी मोटिवेशन मिली कि यार कुछ अच्छा चल रहा है, मतलब लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा हूँ। तो वही चीज़ों से जो यूट्यूब चला और आगे बढ़ा यूट्यूब पर। ग्रेड अप, ऑब्वियसली ग्रेड अप में मेरी पूरी टीम है जो मदद करती है पूरी की पूरी इन सब चीज़ों के लिए। तो यूट्यूब के लिए अगर कोई यूट्यूबर भी है जो यूट्यूब पे पढ़ाना चाहता है, मैं उन्हें रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि यार 3 चीज़ों पे काम करना ज़रूरी है। सिलेक्ट योर टाइटल, सिलेक्ट योर टैग्स एंड सिलेक्ट योर थंबनेल्स। जब आप टाइटल अच्छा रखते हैं, आप टैग अच्छा रखते हैं और अपना थंबनेल अच्छा रखते हैं, तो आपको यूज़र पहली बार में आपको मिल जाएगा। उसके बाद का काम आपके इंगेजमेंट का है दोस्त, आप इंगेज कितना कर पा रहे हो उसे। आपको पहली बार यूज़र चाहिए, टैग, टाइटल और थंबनेल अपने यूज़र के अकॉर्डिंग बनाइए। आपका यूज़र हिंदी बेस है तो हिंदी में बनाइए, आपको कोई ज़रूरत नहीं इंग्लिश में जाने की। अगर आपका यूज़र बेस ही इंग्लिश में तो इंग्लिश में बनाइए, कोई ज़रूरत नहीं आपको हिंदी में जाने की। ये मैं रिकमेंडेशन देना चाहूँगा। वेरी गुड सजेशन, थैंक्स फॉर दैट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्वाति से, तो इसका क्वेश्चन है कि तो नोटिफिकेशन कब आएगा? सीटेट का नोटिफिकेशन आज एक हालांकि पता नहीं वो अफवाह है या फिर फेक है, बट मैं कह सकता हूँ कि आपको अगस्त के पहले वीक में सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और एग्जाम कब हो सकता है? तो मतलब एग्जाम दिसंबर 2021 जनवरी 2022 के बीच में। ओके स्वाति, तो आपका क्वेश्चन आंसर दीजिए। एंड सर नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, so would you recommend the new aspiring teachers to join online teaching portals like Unacademy, Grade, Vedantu, etc., or is it important to start from schools? I would like to say that it's totally depend on you. If you enjoy online teaching, तो आपको ये पोर्टल्स पे जाना चाहिए। These portals are meant for you. अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं अपना कैमरे के सामने उतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने कैमरे के सामने उतना अच्छा नहीं आ रहा हूँ, ठीक है, तो यू शुड स्टार्ट विद द स्कूल से। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है योर इंटरेस्ट किस में है। आई विल सजेस्ट, ऐसा नहीं मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज लाइक दीज पोर्टल्स जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, दे गिव यू ग्रेटर सैलरी देन द स्कूल्स, राइट। उससे भी ज़्यादा आपको सैलरी देंगे और आपके पास चांस होगा कि आपको ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाने को मिलेगा स्कूल से। बट व्हाट आई बिलीव इज दैट कि अगर आपका इंटरेस्ट किस में है, आपको स्कूल एजुकेशन ग्राउंड लेवल पर, रूट लेवल पर आपको टीचर्स को अच्छा नहीं करना, छात्रों को अच्छा करना है, देन यू शुड स्टार्ट फ्रॉम स्कूल। ये प्राइवेट के बारे में आ गया, सो आई विल आस्क दिस क्वेश्चन, लाइक ये जो ग्रेड अप है, अनअकैडमी है, वेदांतु है, जो टीचर्स इसमें सेलेक्ट होते हैं तो उसका भी बीएड होना मैंडेटरी है सर? उसका भी
जो सेलेक्ट देखिए अगर मैं ग्रेड अप की बात करूँ हम लोगों से मैंडेटरी होता है। मुझे और बाकी की जगह का तो नहीं पता इतना। जैसे कि 2-3 जगह हैं जहाँ पे शायद नहीं है मैंडेटरी, राइट? आपको बस एक आपका नाम होना चाहिए टीचिंग में, या फिर आपको बस आपका सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए। बट ग्रेड अप पर अगर आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पढ़ाने के लिए जाना चाहते हैं, यू मस्ट हैव क्वालिफाइड एग्जामिनेशंस लाइक सीटेट। आपने क्वालिफाई किया हो, आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी निकाला हो साथ में, तो वो लोग सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि वी हैव मैं आपको बताऊं तो 2200-2300 टीचर्स की हर वीक में, हर महीने में हमारे पास एप्लीकेशंस आती है। तो हमारे पास छांटने के लिए पूरा ऑप्शन होता है कि हम किसको छांटें, राइट? तो हम वो लगा सकते हैं। वो तो आपको मैं कहना चाहूँगा, यस इट इज़ नीडेड, राइट? अगर आप जाना चाहें, कोई भी आपको बाहर कर देगा या फिर कोई भी आपको कह देगा कि आपका तो सीटेट क्वालिफाई नहीं है, आप पढ़ा कैसे सकते हो हमें, तो आप दिखा सकते हो कि भैया सीटेट क्वालिफाइड है इसलिए सीटेट पढ़ा रहा हूँ। And regarding earnings, like salary के हिसाब से, like will you tell schools are best or these online teaching portals are best? आई वुड लाइक टू से दैट सैलरी के हिसाब से ऑनलाइन पोर्टल्स ज़्यादा पे करते हैं, एंड दे गिव्स यू 2 or 3 times बेटर देन द स्कूल्स, राइट? तो वो बेटर है, बट उसमें देखिए कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। ये आपको एक ऐसा बनना भी पड़ेगा ना जो आपको मतलब ये पोर्टल्स आप तक पहुँचें। बट उससे पहले आपको टीचर बनना, कहीं भी टीचिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये आपको पार्ट टाइम देखते रहना चाहिए कि कहीं पर मेरा सिलेक्शन होता है तो। बट अगर आप ये टोटली डिपेंड भी करता है कि पर्सन टू पर्सन, मान के चलिए उसका झुकाव ही ऑनलाइन एजुकेशन की हो रहा है, दे शुड स्टार्ट विद देम। And Farheen और one more आपको गुड इवनिंग बोल दिया और नमस्ते बोल दिया। तो अभी क्वेश्चन मेरा फरहीन, थैंक यू। नमस्ते भाई, गुड इवनिंग एवरीवन। that आप ऐसी स्टूडेंट की कुछ सक्सेस स्टोरी बताइए ताकि बहुत सारे टीचर्स को मोटिवेट करने के लिए। ओके, तो आई रिमेम्बर एक लड़की थी, राइट, जो मेरे से पढ़ती थी। तो उसकी जो स्टोरी थी वो ये थी कि सी क्वालिफाइड सीटेट, और उसके सीटेट में 150 में से 121 मार्क्स आए थे। दैट इज़ अ वेरी गुड स्कोर। जब तक हम उसकी कहानी नहीं जाने थे तब तक हमको ऐसा लगा था सीजर ठीक है 121 है, लोग 130 भी ला रहे हैं तो उतनी बड़ी बात नहीं है। बट बाद में पता चला, शी टोल्ड अस कि उस जो महिला थी, आई वोंट टेक हर नेम हियर, उनके पति जो हैं वो दारू पीते थे, राइट? मतलब दारू पीते थे और उनके बच्चों को पीटा करते थे, उसे पीटा करते थे, दैट काइंड ऑफ स्टोरी, राइट? बट वो अपने जो है घर पर ये सब चीज़ें मैनेज कर रही थी, ठीक है, ये सब चीज़ें कर रही थी। वो अपनी पढ़ाई करने के बाद उसके पास मोबाइल भी नहीं था। सी वॉन्ट हैव अ सिम, राइट? कि वो पढ़ाई कहाँ से करे। वो अपनी पड़ोस में जाके, अपनी सहेली थी उसकी कोई, ठीक है, उसके पास जाके उसके मोबाइल से हम वो पढ़ाई किया करती थी, और तब जाकर उसने सीटेट में 121 मार्क्स लेकर आए। तो आई हैट्स ऑफ हर डेडिकेशन कि सी वांट्स टू बिकम अ टीचर। तो वो अपने पड़ोस में भी गई, वहाँ से उसने अपनी पढ़ाई की। उसके पास ना रिसोर्सेज थे, ना कुछ भी नॉलेज थी, और उसने कुछ भी नहीं किया। मतलब सी हैव एनी आइडिया कि क्या सीटेट होता। पूरी पढ़ाई, टोटली पढ़ाई ऑनलाइन की और अपने दोस्त के मोबाइल से की। ये एक कहानी थी जो मतलब लगता है कि आज भी हम जिसे डिस्कस करते हैं हम सब फैकल्टी लोग आपस में बैठ के कि दिस इज लाइक इम्पॉसिबल, राइट? कोई अपने पड़ोस में जाकर रोज 2 घंटे 3 घंटे बैठता है और मोबाइल उसके देखता है, और उससे पढ़कर आकर अपने घर प्रैक्टिस करता है, और फिर इतना प्रताड़ना भी सहता है, और फिर एग्जाम क्वालिफाई करता है। That's great. But out of curiosity, I'm asking, like, what is she doing now? She is teaching in a good private school right now, and she's looking for a government job, and everything is settled down now. And next question is again from Swati, that sir, next CTET exam online mode में होगा? Online में होगा? देखिए, सुनने में ये आ रहा है NTA एग्जाम कराएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ऑनलाइन मोड में हो सकता है। ठीक है। एंड ये कि कौन सा एग्जाम टफ है? एग्ज़ाम देखिए, आप बात करेंगे DSSB की तो इट्स टफेस्ट एग्ज़ाम। फिर उसके बाद KVS, उसके बाद आप अगर मैं सेंट्रल एग्जामिनेशंस की बात कर रहा हूँ, उसके बाद अगर बाकी जो आते हैं हमारे ERMS में वैकेंसीज आ जाती हैं थोड़ी बहुत, वो है।
बाकी अगर मैं स्टेट की बात करूँ तो हरियाणा टेट काफ़ी डिफ़िकल्ट आता है, यूपी टेट काफ़ी डिफ़िकल्ट आता है, ये लगभग इक्विवेलेंट है। बट जैसे एस टेट है बिहार का, तो वो थोड़ा आसान है इससे। राजस्थान का रीट उसी लेवल पर है, एमपी टेट उसी लेवल पर है। दिस इज़ लेवल बेस्ड, राइट। टोटली डिपेंड करता है आपका दिन कैसा है और आपने पढ़ाई कितनी की है। बट हाँ, सेंट्रल लेवल पर आपको टफेस्ट लगेगा DSSS भी। Got it. And so what is hierarchy of teacher posts? टीचर पोस्ट की हायरार्की यही है कि आप पहले पीजीटी टीचर होते हैं सबसे टॉप पे, उससे कम जो होते हैं वो टीजीटी होते हैं, देन वी हैव पीआरटी टीचर्स एक्चुअली। आपके पास इसके बाद अगर आप टीचर लगते हैं तो यू कैन बिकम समय के साथ बीओ बन सकते हैं, डीओ बन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, एजुकेशन ऑफिसर डीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीईओ बन सकते हैं, राइट। और इसी हिसाब से फिर आप डायरेक्टर भी बन सकते हैं, तो बहुत अच्छा चांस होता है। People say teaching is a lowly paid job. Do you agree? I don't agree. It's just because you are not on a great platform. You are not putting efforts, so that's why you are getting low pay, right? But अगर आप देखोगे, अगर आप अच्छी जगह टीचर हैं, they are having greater salaries than bankers, if I would like to say that. बैंक पीओ से भी ज़्यादा सैलरी लेते हैं टीचर्स, राइट। वही पे बैंड है उनका। अगर आप ग्रुप बी के टीचर बन जाते हैं, यू आर हैविंग अ सैलरी लाइक जो इनकम टैक्स ऑफिसर होता है उसके बराबर आप सैलरी ले रहे हैं, तो ये तो कोई फैक्ट ही नहीं है। Actually she is praising you. I think so it's not a question. सर आपकी क्लास का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। मैं आपका सबकी क्लास लेती हूँ। ओके, दिस इज अ प्राइज। थैंक यू फॉर इट। थैंक यू। Okay, sir. And next is that, and I think so this will be the last question. Like हाँ, जिसने भी बीएड किया उसको कॉलेज लेक्चरर की जॉब मिल सकती है? आई वुड लाइक टू से नो। अगर आपको कॉलेज लेक्चरर की जॉब चाहिए तो आपको नेट जीआरएफ ये एग्जामिनेशन के लिए जाना पड़ेगा। आपको पीजी करनी होगी, उसके साथ ही आपको पीएचडी या फिर आप नेट जीआरएफ क्वालिफाइड होने चाहिए, तब आप कर सकते हैं। बीएड बेसिस पे नहीं हो सकता। Okay, like 11th and 12th also. What do you say? Like first +1 and +2 के लिए। Yes, आपको ग्रेजुएशन आप करनी है, आपको फिर पीएचडी या फिर नेट जीआरएफ आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तब आप लग सकते हैं अगर आपको कॉलेज में जाना है तो। I think most of the questions are answered. तो अभी आप बोलिए सर कि सीटेट प्रिपेयर करने वाले को, बीएड करने वाले को आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, ये आग का दरिया है, डूब के जाना है। थोड़ा मेहनत लगेगी अभी समय के साथ में, अभी वैकेंसीज थोड़ी कम है, तो उतना हताश मत हो जाइए। मैं यही कहूँगा कि अगर आप कुछ भी मतलब चाहे सीटेट तो एटलीस्ट क्वालिफाई करके बैठो, ताकि कंपटीशन में तो एटलीस्ट कूद सको, तुम्हें पता तो चले कि ये जो आग का दरिया वो कितना गहरा है, राइट। तो आपको एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए सीटेट के लिए, और आपको देना भी चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट ये आपको प्राइवेट जॉब्स में ज़्यादा सैलरी दिला रहा है। तो आपको कम से कम वो करना है। बीएड करने वाले छात्रों से कहूँगा कि बीएड में बस एक सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लो, सीडीपी, राइट। फिर बाकी के सब सब्जेक्ट बेशक आप थोड़ा कम भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन सीडीपी में फोकस रखना अपना पूरी तरह से। वो आपको हमेशा काम आएगा, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, DSSS भी हो, आगे की कोई भी स्टेट एग्जामिनेशन हो, हर जगह काम आएगा। सर मैं आपकी एक ओपिनियन लेना चाहती हूँ कि अभी ये सीटेट का सर्टिफिकेट है उसने लाइफ लॉन्ग कर दिया, राइट, लाइफ टाइम कर दिया, तो आपके ओपिनियन में ये एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? आई वुड लाइक टू से दैट एडवांटेज, इससे स्टूडेंट्स का टाइम बचेगा। मान के चलिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं और 5 साल वैकेंसी नहीं आई, अब आप फिर से सीटेट की तैयारी करने बैठेंगे तो आपका टाइम खराब होगा। आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया, यू आर एलिजिबल, राइट। एक बार में आपको पता चला कि मैं एलिजिबल हो गया हूँ, राइट। तो ये एक एडवांटेज है आप सभी के लिए, टीचर्स के लिए एडवांटेज है। From Kanchan, I think so. This question is like expected from ladies. Like how to explain gap in interviews? Please tell. How to explain gap in interviews? I can't. Okay, that gap that you are taking. Okay, when you are on interview, you आपको बताना होगा कि आपने गैप क्यों लिया प्रॉपरली। नेचुरल आंसर दीजिए। अगर आप बीमार रहे तो बोलिए मैं बीमार था। आपने अगर मान के चलिए किसी और चीज़ की तैयारी की तो आप बोलिए कि मैंने तैयारी की। आपको बस झूठ नहीं बोलना है। जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं और आप झूठ बोलते हैं, यू बिकम लाइक सर, और उसी में वो पकड़ लिया, अच्छा ठीक है बस।
पकड़ लेगा वो कि अच्छा झूठ बोल रहा है। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि सर एक्चुअली उसमें तैयारी कर रहा था, उस समय तैयारी कर रही थी। फिर वो पूछेंगे तुमसे कि अच्छा तो क्यों तैयारी कर रहे थे, तैयारी करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सर मेरे को लगता है कि कंपटीशन ज़्यादा हाई था। जो चीज़ रियलिस्टिक है बी रियलिस्टिक, उनको जो हुआ आपके साथ में उस गैप में वो बता दीजिए। आपने अगर कुछ भी नहीं किया, कोई बोलिए सर मेरे को मन नहीं था उस समय, ऐसे ही मैं घर पे था, फिर मेरे को बाद में लगा कि आई शुड टीच, तो मैंने किया। जो है वो रियल बोल दीजिए उनसे। I think so. I think so. Your answers. Thank you for your valuable time, sir. Okay. And yeah, mostly the questions ये है सर। तो ऐसा कुछ है कि हमने ना कवर नहीं किया क्वेश्चंस कि आपके दिमाग में है? हाँ, एक और चीज़ पूछी जा सकती है, वो है स्पेशल एजुकेटर्स। स्पेशल एजुकेटर्स हमारे जो नॉर्मल एजुकेटर्स होते हैं उनसे अलग होते हैं। वो ये होते हैं जो डीफ डम्ब और जो देख नहीं सकते इन बच्चों को पढ़ाते हैं। जो मैंने बीएड की थी वो स्पेशल एजुकेशन में ही की थी। सो वो भी एक अच्छा स्कोप है। DEET में हर बार वैकेंसीज निकलती हैं और उनकी सीट्स खाली रह जाती हैं। तो जब आप बीएड करें, जो भी करने वाले बीएड है उनको मैं बताना चाहूँगा, यू शुड लुक फॉर दैट ऑप्शन एज वेल। आप उसकी ओर भी जा सकते हैं, आप स्पेशल एजुकेशन से बीएड की ओर भी जा सकते हैं, क्योंकि उसकी वैकेंसीज काफ़ी निकलती हैं टीजीटी बेसिस पर और पीआरटी बेसिस पर खाली रह जाती हैं। का मतलब है, पर उसके लिए तो ज्यादा पेशेंस रहना है ना सर, दैट्स द फर्स्ट थिंग राइट। उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी बच्चे के साथ में। बिकॉज बच्चा है वो मान के चलिए ADHD से प्रॉब्लमेटिक है, वो बच्चा सुन नहीं पा रहा है, तो आपको बार बार बताना पड़ेगा, इशारे करने पड़ेंगे, बेटा ये है ऐसे ऐसे समझो, ठीक है। तो आपको इशारों से समझाना पड़ेगा। तो दैट इज़ हाउ जो आपका ज़्यादा टाइम लेगा। थोड़ा एफर्ट ज़्यादा है बट जॉब पक्का है। हाँ पता है। ओके सर, ऐसे ही 1 or 2 मिनट वेट करेंगे कि अटेंडेंस का और कुछ क्वेश्चंस है क्या, क्योंकि हमने ज्यादा से ज्यादा फुल कवर तो कर लिया। So, participants, if you have any questions, so you have 1 or 2 minutes time, so please ask. Again, sir is so busy, he will not be available again. So, 1 or 2 minutes, you can ask your questions. Yeah. And sir, in the meanwhile, I want to tell about something that, ऐसे ही teachers का हमने एक community form किया, नाम है staff room. तो क्या है कि हम लाइक इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंपनी, वो कंपनी ये कंपनी नहीं है, ये पूरे टीचर्स के लिए ही है। Okay. तो हम बहुत सारे कंटेंट पोस्ट करते हैं, तो वीड लाइक यू आल्सो टू बी पार्ट इन दैट। सो आवर सो इवन पार्टिसिपेंट्स, सो इफ यू हैव एनी डाउट्स, दैट इज अ टीचर कम्युनिटी प्योरली फॉर टीचर्स। तो लोकेश सर जैसे बहुत Does CTET marks matter in KVS? No. KVS is a different exam, CTET is a different exam. तो लोकेश सर जैसे बहुत सारी एक्सपर्ट्स थे, तो टीचर्स की डाउट्स ऐसे ही पोस्ट करे, तो हम पूछते हैं सर से, ऐसे सर से, तो हम आपका आंसर्स देते हैं, बहुत सारे कंटेंट देते हैं। सो आप चाहिए तो ये कम्युनिटी ज्वाइन करना, एंड वी विल प्रोवाइड द स्टाफ रूम लिंक इन चैट। तो इफ यू बिल्कुल, आप जितने भी फ्यूचर टीचर्स हैं दे कैन जॉइन देयर कम्युनिटी एज वेल, राइट। आपको हेल्प मिलेगी काफ़ी, और आपको जो चीज़ें हैं जैसे ऐसे वेबिनार्स होते हैं उनसे आपको हेल्प मिलेगी डेफिनेटली। बहुत हेल्पफुल है वेबिनार, तो बहुत सारे मेरे डाउट्स हैं बहुत क्लैरिफाई हो गए सर। थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड आई थिंक सो वी हैव सम मोर क्वेश्चंस। या अगेन प्रेज सर दैट यू आर माय फेवरेट स्वाति सर। ओके, एंड भावना सिंह ने लास्ट क्वेश्चन पूछा कि सर मैं DSSC PRT एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, प्लीज गिव मी सम इंट्रोडक्शन। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ दैट कि जो हमारे PRT टीचर है DEET के लिए आपको अपनी पेडागोजी पे फोकस करना चाहिए। सब्जेक्ट पेडागोजी बहुत आती है, और GK पे फोकस करिएगा। GK बहुत डिफिकल्ट लेवल की आती है। आप करंट अफेयर्स पे फोकस करिएगा, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। Participants, so this is the question and answer session. We are ending this here. And yeah, if you have some more questions, you can join the staff room Telegram community, and you can post your questions there. We will definitely give answers for that. So asking by experts. So that's it. So thank you so much for attending, and sir Lokesh sir, thanks for your valuable time, sir. Thank you so much. Thank you so much. Not so busy, but you have given time for us. Thank you so much. Thank you a lot, sir. Have a nice day. Thank you guys. Thank you.